हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। कल हमने लाइसोसोम के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमने कोशिका का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर कोशिका की खोज, कोशिका के सिद्धांत, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, उसके बाद में साथियों कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद में साथियों हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, उसके बाद में केंद्रक, डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। यहाँ तक साथियों हम पढ़ चुके थे। कल के वीडियो में हमने लाइसोसोम के बारे में चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथियों राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में हिंदी में भी साथियों से सेम इसी तरीके से लिखा जाता है, राइबोसोम। गाइस, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, एक कोशिका का कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग है। इतनी बात क्लियर है गाइज। इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों। फैक्ट्री, निम्न में से किस सेल ऑर्गेनेल को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? राइबोसोम को कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने चर्चा की थी गाइज। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का बिजली घर कहा गया था। गाइज, एक्चुअली में ये जो नाम दिए जाते हैं साथियों, इनके कार्यों के आधार पर दिए जाते हैं। वैसे ही साथियों जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता था? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका का कचरा हटाने वाला बैग, कोशिका का परमाणु बम और गाइज कोशिका का सफाई कर्मी। ठीक इसी तरीके से साथियों राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। अब बात आती है क्यों कहा जाता है, तो अभी मैंने कहा कि इनके काम के आधार पर इन्हें नाम दिया जाता है। तो साथियों आपने सुना होगा जो कपड़े की फैक्ट्री होती है उसमें क्या काम होता है? कपड़े का निर्माण होता है। ठीक उसी तरीके से साथियों राइबोसोम को अगर प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है तो इसका मतलब सीधा सा यह है भैया कि इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें भैया प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें भैया प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब बात करते हैं साथियों इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी साथियों एक वैज्ञानिक थे, पेलाडे। पेलाडे वो महान वैज्ञानिक है साथियों जिन्होंने भैया सबसे पहले राइबोसोम के बारे में बताया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो भैया राइबोसोम की खोज की थी पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने। आइए राइबोसोम के बारे में कुछ बातें और जानते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि राइबोसोम का मतलब क्या है। देखिए राइबोसोम्स, यहाँ पर राइबो का जो मतलब होता है साथियों वो होता है डीएनए, आरएनए वह प्रोटीन, आरएनए वह प्रोटीन, और सोम्स का मतलब होता है साथियों छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि ऐसे छोटे छोटे कण जो भैया आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें राइबोसोम कहा जाता है। एक बार और सुनिए, मैंने कहा साथियों राइबो का मतलब होता है आरएनए व प्रोटीन, सोम्स का मतलब होता है छोटे छोटे कण। ऐसे छोटे छोटे कण साथियों जो आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें राइबोसोम कहा जाता है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई अच्छे से? ओके। और देखिए साथियों गाइज, ये जो राइबोसोम है ये भैया सर्वत्र कोशिकांग है। अब बात आती है कि ये सर्वत्र कोशिकांग का मतलब क्या होता है? सर्वत्र कोशिकांग का मतलब होता है साथियों सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग, कोशिका का अंग। अब मुझे ये बताओ कोशिका कितने प्रकार की होती है?
भैया कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो भैया कोशिका होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होती है साथियों यूकैरियोटिक सेल। कहने का मतलब साथियों, सर्वत्र कोशिकांग का मतलब होता है सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिका। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो ये जो राइबोसोम है साथियों, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है? तो भैया ये सर्वत्र कोशिकांग कहलाता है। कौन? राइबोसोम। या फिर मैं कह सकता हूं कि राइबोसोम है ये एक सर्वत्र कोशिकांग है। और बात करते हैं साथियों दूसरी। तो ये जो राइबोसोम है ये सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है साथियों? राइबोसोम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिकांग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वह सेल ऑर्गेनेज का नाम बताओ जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग है भैया न्यूक्लियस। ठीक है। और भैया दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग, गेट बंद कर, आवाज बाहर जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है भाई माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? न्यूक्लियस। और दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई? ओके। और बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। बेटा जो राइबोसोम होता है ये भैया मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज है। सेल ऑर्गेनेलिज है, यानी कि बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है। ये ऐसा कोशिकांग है साथियों जिसके ऊपर एक भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। जिसके ऊपर एक भी झिल्ली का आवरण बेटा नहीं पाया जाता। तो ऐसे 3 कोशिकांग है, 3 सेल ऑर्गेनेलिज है। कौन कौन से हैं नाम सुन लीजिए। आज मैंने क्लास भी ले रखी है अलग से। राइबोसोम है एक, तो दूसरा है साथियों माइक्रोबोडीज, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा है साथियों सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स, तारककाय, सूक्ष्मकाय और राइबोसोम। ये ऐसे 3 सेल ऑर्गेनेलिज है साथियों जिनके ऊपर एक भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? और बात करते हैं गाइज, आगे जाके हम एक सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे। उस सेल ऑर्गेनेलिज का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में कहा जाता है इसे अंतःपर्दवी जालिका। गाइज ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, और भैया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है साथियों, इस खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर साथियों ये राइबोसोम पाए जाते हैं। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो साथियों, यहां पे लिख देता हूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर साथियों ये उपस्थित होते हैं।
इतनी बात क्लियर। और देखिए गाइस, जो बैक्टीरिया की सेल होती है, जो बैक्टीरिया की सेल होती है, इस बैक्टीरिया की सेल में भैया लगभग 10,000 क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें, तो लगभग इसमें ऐसा कहा जाता है कि 10 मिलियन राइबोसोम होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि 10 मिलियन में कितने राइबोसोम होंगे। तो एनिमल सेल में 10 मिलियन राइबोसोम होते हैं और बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें 10,000 राइबोसोम होते हैं। बोलो, ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे ये बताओ। एक बार और रिवीजन करवाए आपका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि भैया इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। जिस तरीके से एक कपड़े की फैक्ट्री में कपड़े का निर्माण होता है, ठीक उसी तरीके से साथियों प्रोटीन फैक्ट्री में प्रोटीन का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है। इसकी खोज की थी साथियों एक पेलाडे नामक एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने सबसे पहले राइबोसोम के बारे में बताया। इतनी बात क्लियर है? ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था साथियों राइबोसोम का मतलब क्या होता है। तो राइबो का मतलब होता है आरएनए व प्रोटीन, सोम का मतलब होता है छोटे छोटे कण। मैं कह सकता हूं कि ऐसे छोटे छोटे कण जो आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है राइबोसोम। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने आगे चर्चा की थी साथियों कि ये सर्वत्र कोशिकांग है, यानी कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है। संसार में जितने भी जीव है साथियों, सभी जीव 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी कि कोशिका 2 ही प्रकार की होती है। ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। इसलिए साथियों राइबोसोम को सर्वत्र कोशिकांग, सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग भी कहा जाता है। फिर आगे हमने चर्चा की थी साथियों सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो भैया राइबोसोम है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। फिर मैंने चर्चा की थी भैया कि ये जो राइबोसोम होता है ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेज होता है, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है। यानी कि बिना झिल्ली वाले कोशिकांग ऐसे कोशिकांग होते हैं जिन पर एक भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता, जिन पर एक भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल तौर पर बताऊं मैं आपको, तो 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेज है जिन पर एक भी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता, राइबोसोम, माइक्रोबोडीज और सेंट्रोसोम। इतनी बात क्लियर है? ओके। और आगे चलते हैं। और हमने क्या चर्चा की थी भैया, कुछ रह गया है क्या? हाँ, जो बैक्टीरिया की सेल होती है उस बैक्टीरिया की सेल में 10,000 क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। एनिमल सेल में 10 मिलियन के आसपास राइबोसोम पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर मैंने आपको कहा था एक सेल ऑर्गेनेज के बारे में। सेल ऑर्गेनेज का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हो, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हो। तो गाइस, जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम जो होते हैं साथियों ये उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर? ओके। आशा करता हूँ ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मेरे बारे में जान लेते हैं साथियों। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज, अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पेज, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और भैया ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हो, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर जुड़ सकते हो। गाइज, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने यूट्यूब पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर की MCQ करवा रखी है, बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे टॉपिकों पर क्लास ले रखी है। कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगी। एक बार आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर विजिट करें। तो आशा करता हूँ ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ वो भैया, अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए मिटाते हैं और आगे पढ़ते हैं राइबोसोम के प्रकार।
आगे चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम राइबोसोम के टाइप के बारे में, यानी कि राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम हिंदी में भी सेम नाम है, राइबोसोम। ये साथियों दो प्रकार का होता है, आपने सुना होगा। एक होता है 70S प्रकार का राइबोसोम और दूसरा होता है भैया 80S प्रकार का राइबोसोम। अब बहुत जगह पर मैंने देखा है साथियों, ये एस का मतलब क्या होता है, ये बताइए। एस का मतलब होता है साथियों स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग ये एक यूनिट है साथियों, ये एक यूनिट है किसकी, तो भैया ये है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अवसादन गुणांक कहा जाता है इसे हिंदी में, अवसादन गुणांक। ये अवसादन गुणांक की यूनिट है साथियों। क्या कहा जाता है इसे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है अवसादन गुणांक। ये अवसादन गुणांक की इकाई है कौन साथियों, स्वेडबर्ग। अगर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा कि स्वेडबर्ग किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है, तो आपको बताना है। हिंदी में है तो बता देना अवसादन गुणांक, और इंग्लिश में है तो बता देना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है अवसादन गुणांक, ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तक ना तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और ना ही आगे पूछे जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं नहीं कहता साथी, ये बहुत सारे बड़े बड़े टीचर कहते हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूं, वो कहते हैं और उनके ही कदमों पर मैं चलता आया हूं। ये वाली बात है साथियों। अगर एस के बारे में पूछे तो एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग, ये एक यूनिट है किसकी है, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की है। इसे हिंदी में कहा जाता है अवसादन गुणांक की, ये एक यूनिट है, ये एक इकाई है। तो अब एस का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ गया अच्छे से, ओके। अगर आपको जानना है कि भैया ये अवसादन गुणांक क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, तो नीचे कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। इतनी बात क्लियर, ओके। तो मैंने कहा कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S प्रकार का और एक होता है 80S प्रकार का राइबोसोम। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 70S प्रकार का राइबोसोम किन में पाया जाता है और 80S प्रकार का राइबोसोम किन में पाया जाता है। तो याद रखना साथियों, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मैंने कहा कि संसार में दो प्रकार की सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। एक होती है यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है साथियों, उसमें ये 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है साथियों, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब बात मुझे ये बताओ साथियों कि प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो एक तो है भैया बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल, जो जीवाणु की कोशिका होती है साथियों, उसमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, उसमें भैया 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये साथियों एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये दोनों ही उदाहरण किसके हैं साथियों, प्रोकैरियोटिक सेल के हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसके उदाहरण है साथियों एनिमल सेल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिमल सेल में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S प्रकार का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया प्लांट सेल में किस प्रकार का राइबोसोम होता है, तो 80S प्रकार का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि जो फंगल सेल होती है, जो कवक की कोशिका होती है, उसमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्गी में किस प्रकार का, एल्गी की सेल में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बोलो, मैंने कहा कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार का और 80S प्रकार का। 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है बैक्टीरियल सेल और ब्लू ग्रीन एल्गी। 80S प्रकार का जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके उदाहरण है एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल और एल्गी सेल। अब गाइज ये 70S प्रकार का जो राइबोसोम है, इसे भी भैया दो सब यूनिट में
2 सब यूनिट में बांट दिया गया। और 80S प्रकार का जो राइबोसोम है इसे भी भैया 2 सब यूनिट में बांट दिया गया। अब ये सब यूनिट कौन सी है? तो एक तो है साथियों लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, एक है लार्ज सब यूनिट और एक है साथियों भैया स्मॉल सब यूनिट। ठीक इसी तरीके से साथियों ये 2 सब यूनिट है 80S प्रकार का राइबोसोम, इसकी भी एक तो है भैया लार्ज सब यूनिट और एक है भैया स्मॉल सब यूनिट। अब कौन सी तो भैया स्मॉल सब यूनिट है और कौन सी लार्ज सब यूनिट है? तो देखिए जो 17 प्रकार का राइबोसोम होता है इसकी लार्ज सब यूनिट कौन सी है? तो भैया 50S है। इतनी बात क्लियर है। और इसकी स्मॉल सब यूनिट कौन सी है? 30S है। और 80S प्रकार का राइबोसोम है, इसकी जो लार्ज सब यूनिट है साथियों वो है भैया 60S। और स्मॉल सब यूनिट कौन सी है इसकी? इसकी है 40S। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान बांटने आ जाएंगे कि भैया 50 और 30 तो 80 होते हैं, यहाँ पर तो 70 है, 60 और 40 तो 100 होते हैं, यहाँ तो 80 है। आपका ज्ञान नहीं लगाना है, ये बायोलॉजी है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ लीजिए, फायदे में रहोगे। तो मैंने कहा कि 17 प्रकार का जो राइबोसोम है उसकी भी 2 सब यूनिट होती है और 80S प्रकार का राइबोसोम है उसकी भी 2 सब यूनिट होती है। एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। 17 प्रकार का जो लार्ज सब यूनिट है, 17S प्रकार का जो राइबोसोम है उसकी जो लार्ज सब यूनिट है वो है 50S। और भैया 17 प्रकार का जो राइबोसोम है उसकी जो स्मॉल सब यूनिट है, छोटी सब यूनिट है साथियों, छोटी इकाई है, वो है भैया 30S, छोटी उप इकाई। और 80S प्रकार का राइबोसोम है, इसकी भी 2 सब यूनिट होती है साथियों, 2 उप इकाइयां होती है। एक होती है लार्ज सब यूनिट यानी कि बड़ा उप इकाई, बड़ी उप इकाई, वो होती है 60S। और एक होती है स्मॉल सब यूनिट यानी कि 40S। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो आपने भी सुना होगा कि जो 17 प्रकार का राइबोसोम होता है या 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, राइबोसोम की 2 उप इकाइयां किससे जुड़ी हुई होती है? पूछा ना, तो याद रखना मेरे दोस्तों, यह है भैया लार्ज यूनिट, लार्ज सब यूनिट, यह है लार्ज सब यूनिट और यह है स्मॉल सब यूनिट। दिख रहा है आपको? ओके। ये दोनों इकाइयां साथियों आपस में जुड़ी हुई होती है mRNA से। किससे? mRNA से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम की 2 सब यूनिट किससे जुड़ी हुई होती है? mRNA से जुड़ी हुई होती है। साथियों ये mRNA क्या है? तो ध्यान से सुनना। RNA मैंने आपको पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? RNA पढ़ाया था भैया। RNA 3 प्रकार का होता है, mRNA, rRNA और tRNA, जिनमें से ये एक है mRNA। RNA क्या काम करता है? प्रोटीन मेकिंग व प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के निर्माण में व प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। लिखो कहाँ, समझ लेना। ये प्रोटीन के निर्माण में व प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है RNA। और RNA 3 प्रकार का होता है, mRNA, rRNA और tRNA। mRNA का काम क्या है साथियों? लार्ज सब यूनिट, राइबोसोम की जो भैया 2 उप इकाइयां होती है, एक तो लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट, इन दोनों उप इकाइयों को जोड़ने में सहायक होता है। अब ध्यान से समझिए, अगर आ गया 70S की लार्ज सब यूनिट कौन सी है? तो भैया कौन सी है? 50S। और स्मॉल सब यूनिट कौन सी है? तो 30S। तो भैया ये जो राइबोसोम, ये जो mRNA है, ये भैया 17 प्रकार के राइबोसोम के 50S सब यूनिट को और 30S सब यूनिट को जोड़ने का कार्य करता है। अगर ये 80S प्रकार का राइबोसोम है तो इसकी जो लार्ज सब यूनिट कौन सी है? वो है भैया 60S। और स्मॉल सब यूनिट कौन सी है? तो भैया 40S है। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? mRNA। और ये हो जाता है साथियों आपका राइबोसोम कंप्लीट। बोलो भैया जी, कहानी समझ में आया नहीं आई आपको?
बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। जितने भी क्वेश्चन अब तक आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने इस थ्योरी में करवाए हैं। एक भी क्वेश्चन गारंटी है बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सेल ऑर्गेनेलिज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। कल साथियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदेश जालिका के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, राम राम। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो। बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत।